फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति शास्त्र व राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व तथा राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चंस जो पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड और DSSS आदि में। तो यहाँ पे मैंने 124 क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं, जो कि पूरे एक चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो ऐसे राजनीतिक विचारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर है मैकियावेली, TH ग्रीन, प्लेटो, रूसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो इसका ऑप्शन है गार्नर, आरेढाल, कैरिस, हेरोल्ड, लॉसवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्नर। गार्नर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, बाकी सेम है। देखिए ये PGT 16 में आया हुआ है, PhD 16 में आया हुआ है, मतलब 2016 में। THT 2010 और 2001 में आया हुआ है। ये THT 2021 में आया है। GIC के पेपर में भी आया है, PGT के पेपर में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ऐसा किसने कहा है? तो इसका भी सेम आंसर हो जाएगा गार्नर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, गैटेल, मैकाइवर, सर अर्नेस्ट बेन सेडविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैटेल। गैटेल ने ऐसा कहा था कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या स्वरूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, राज्य, राष्ट्र, समाज, न्यायतंत्र। तो किसे सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है? तो है राज्य। राज्य को सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व में है, ऑप्शन नंबर ए में है जनसंख्या, भूभाग, समुद्र और सरकार। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल, भूभाग। नेक्स्ट है आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। एंड ऑप्शन नंबर डी है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो आप देख सकते हैं कि एक राज्य को बनाने के लिए जो आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है वो होती है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक राज्य के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भूभाग, यानी कि कुछ ज़मीन होनी चाहिए, उसके बाद जनसंख्या वहाँ पे होनी चाहिए, फिर वहाँ सरकार होनी चाहिए और सरकार में संप्रभुता होनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो जो राज्य के आवश्यक तत्व अभी आपने ये वाले पढ़े हैं, यही राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये टोटल होते हैं 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम 4 पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है कि अनिवार्य अंग नहीं है, तो राज्य के लिए अनिवार्य अंग कौन सा नहीं है? भूमि आपने अभी पढ़ा कि राज्य का अनिवार्य अंग है, जनसंख्या अनिवार्य अंग है, संप्रभुता अनिवार्य अंग है। तो अनिवार्य अंग नहीं है यानी कि प्रजातंत्र। तो यहाँ पे प्रजातंत्र पर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो यहाँ पर फिर सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, थोड़ा सा चेंज करके। तो सरकार, आपने पढ़ा था कि राज्य के 4 आवश्यक अंग या तत्व होते हैं, जिसमें से एक थी सरकार, दूसरा भूभाग, तीसरा संप्रभुता, चौथा कानून इसका आवश्यक अंग नहीं है। तो इसी पे हम टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल तत्व कौन सा है? तो सबसे मूल तत्व जो होता है वो होती है संप्रभुता। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य नहीं होता है, क्योंकि भूमि, जनसंख्या और सरकार तो होती है, पर संप्रभुता नहीं होती है। जैसे कि भारत में भी पहले भी ऐसा हुआ है, जब आज़ादी के पहले का अगर हम समय देखें तो वहाँ पे भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी अंग्रेजों की, लेकिन संप्रभुता भारत को हासिल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य की अंग नहीं है? तो राज्य का अंग कौन सा नहीं है मनु के अनुसार? तो मनु ने राज्य के कुछ अंग बताए थे, जिसमें थे राज्य, अमात्य और कोश, लेकिन पुरोहित राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। ये मनु के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो सब सर्वोच्च शक्ति कौन सी है राज्य की? तो होती है संप्रभुता। ये राज्य की सबसे ऊंची शक्ति होती है संप्रभुता। इसके बिना कोई भी राज्य नहीं होता है। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इसका आंसर आएगा संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि एक राज्य जो अपने आंतरिक और बाहरी सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो संप्रभुता जो होता है वो राज्य का आत्म तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो यानी कि ऐसे भी कुछ विचारक थे जिन्होंने राज्य के लिए भूभाग को आवश्यक नहीं माना था। तो उनमें से कौन है? तो प्लेटो, माओ त्से-तुंग, लॉक या सीले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीले। सीले जो है वो कहते हैं कि राज्य के लिए भूभाग आवश्यक नहीं है, बिना भूभाग के भी राज्य रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सीले। सीले ने कहा था कि बिना भूभाग के भी राज्य रह सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? तो किसे ग्रीक नगर राज्य के नागरिक माना जाता है? मजिस्ट्रेट को, गुलाम को, राजनीतिक विचारक को या फिर स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामियों को? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। इन्हें नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शहर, राज्य, नगर राज्य, यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? तो यह सब प्राचीन इजिप्ट से संबंधित है, प्राचीन ग्रीस यूनान से संबंधित है, प्राचीन चीन से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये सब संबंधित है प्राचीन ग्रीस यूनान से। प्राचीन ग्रीस यूनान में शहर, नगर, राज्य का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? पोलिस का मतलब होता है देश, राज्य, गांव या फिर शहर, राज्य, नगर, राज्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शहर, राज्य, नगर, राज्य, क्योंकि पुलिस का मतलब होता है शहर, राज्य, नगर, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, ये वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? स्विस कैंटनों का, पेरिस नगर का, यूनानी नगरों का या फिर फ्रांसीसी नगरों का? तो ये जो वाक्य है ये यूनानी नगरों की व्यवस्था का विवरण देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है?
जो पोलिश शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, यहाँ पे यह पूछा गया है। तो पोलिश शब्द किससे लिया गया है? यूनानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक जर्मन शब्द है, एक फ्रेंच शब्द है, एक लैटिन शब्द है या फिर एक ग्रीक शब्द है? तो यह एक लैटिन शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके शासन सरकार से है, यह किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? गार्नर, डिमॉक, गिलक्राइस्ट, या फिर सीले। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था डिमॉक ने। इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके शासन सरकार से है। नेक्स्ट है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? लॉक, मैकाइवर, सीले या फिर गार्नर ने? तो ऐसा कहने वाले थे मैकाइवर। इन्होंने कहा था कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये राज्य की उत्पत्ति के परिवार संबंध से संबंधित थे, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों में से होता है। यह किसका वक्तव्य है? तो विलोबी का, सीले का, पॉल जेनेट का या फिर गार्नर का? तो ये वक्तव्य है पॉल जेनेट का। इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और राज्य की सरकार के सिद्धांतों में से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। देखिए सेम क्वेश्चन है जो आपसे फिर से पूछा गया है। इसका भी आंसर हो जाएगा पॉल जेनेट। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? मेटलैंड, बक्कल, लिकॉक, गेटल। तो ऐसा कहा था बक्कल ने। इन्होंने ऐसा कहा था कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो देखिए यहाँ पे अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड प्राइस या फिर F.W. मेटलैंड। तो जो F.W. मेटलैंड है ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? गिलक्राइस्ट, गार्नर, मेटलैंड, बक्कल। तो ये परिभाषा है मेटलैंड की। इन्होंने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? तो श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा किसने दी? प्लेटो ने, अरस्तु ने, पॉल जेनेट ने या फिर लॉस्की ने? तो श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा देने वाले थे अरस्तु। इन्होंने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? स्वतंत्र विज्ञान यहाँ पर पूछा गया कि स्वतंत्र विज्ञान किसने कहा? तो प्लेटो, मार्क्स, हेगेल, अरस्तु। तो यहाँ पे स्वतंत्र विज्ञान की संज्ञा दी थी अरस्तु ने। अरस्तु राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औचित्यपूर्ण शक्ति है तो प्रभाव, ज्ञान, धन या फिर सत्ता? तो सत्ता जो है वो औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था। तो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण जो है वो किसने किया था? मैकियावेली ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या फिर मॉन्टेस्क्यू। तो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तु ने सबसे पहले किया था। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण यहाँ पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो शक्ति का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन या फिर मूल्य प्रधान अध्ययन या फिर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य प्रधान अध्ययन। ये जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान इसका अध्ययन नहीं करता है। मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने दी? जेम्स प्रथम ने, रॉबर्ट फिल्मर ने, लुई 14वें ने या फिर पोप प्रथम ने। तो ऐसी घोषणा कि मैं ही राज्य हूँ ये कहा था लुई 14वें ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस्की के अनुसार राज्य है। तो लॉस्की के अनुसार राज्य क्या है? समाज और संघ का अधिपति, समाज का सेवक, समाज के साथ समरूप, इनमें से कोई नहीं। तो लॉस्की के अनुसार राज्य जो है वो है समाज का सेवक। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? अरिस्टोटल ने, प्लेटो, रूसो या फिर लॉस्की ने। तो ऐसा कहने वाले थे अरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कहा था कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की थी। तो प्लेटो के अनुसार हमें बतानी है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है। 1900 व्यक्ति, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति या फिर 1 लाख व्यक्ति। तो प्लेटो के अनुसार ये आंसर है 5040 व्यक्ति। प्लेटो ने यही निर्धारित की है। रूसो ने 10,000 व्यक्ति बताई है तथा अरस्तु ने 1 लाख व्यक्ति, 1 लाख जनसंख्या तथा 10,000 नागरिक बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? भौतिकी विज्ञान की, प्रकृति विज्ञान की, गूढ़ विज्ञान की या फिर समाज विज्ञान की। तो जो राजनीति विज्ञान है वो समाज विज्ञान की एक शाखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल या फिर तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों के अध्ययन पर बल। यानी कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी उसमें तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। तो सामंतशाही जो था वह किसका प्रबल वैशिष्ट्य था? शहर राज्य का, रोमन साम्राज्य का, पवित्र रोमन साम्राज्य का या फिर सभी तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवित्र रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। तो राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? राजनीतिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से या फिर सामाजिक सत्ता से या फिर सांस्कृतिक सत्ता से। तो राजनीति विज्ञान जो संबंधित है वह है राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। व्यक्तिपरक का, अराजकतावादी का, आदर्शवादी का या फिर मार्क्सवादी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। आदर्शवादी का ये कथन है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। जो आदर्शवादी हैं वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं और मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास को आवश्यक मानते हैं। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो प्लेटो ने जो
विचार किया था, जिस विचार का समर्थन किया था, वह था ऑप्शन नंबर डी, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। प्लेटो चाहते थे कि पत्नियों और संपत्ति का साम्यवाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो किसने दी है? हॉब्स ने, लॉक ने, टी.एच. ग्रीन ने या फिर उपरोक्त सभी ने। तो ये जो अवधारणा दी है वो दी है टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं। पुलिस राज्य, एक कल्याण राज्य, एक हस्तक्षेप राज्य या फिर एक तंत्रीय राज्य। तो जो आधुनिक राज्य है उसको हम एक कल्याण राज्य के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य या फिर सर्वोदय। तो ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य के नाम से जानते हैं, जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा आदि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 48। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो ऐसा कहने वाले थे लॉक, हॉफमैन, कांट, रूसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉफमैन। हॉफमैन ने ऐसा कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है। वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो ऐसा होता है लोक कल्याणकारी राज्य में, अनिवार्य समाज सेवा में, लोकतांत्रिक राज्य में या फिर आदर्शवादी राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। तो ये कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का, ए.बी. डाइसी का, जेलिनेक का, जी.वी. सा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेलिनेक। जेलिनेक का मानना है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो उद्यमिता, सुधा या उत्पादन, शौर्य या फिर विवेक। तो प्लेटो ने जिस तत्व को अधिक महत्व नहीं दिया है वह है उद्यमिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? ऑप्शन नंबर ए है निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी धार्मिक प्रभाव के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि ऑप्शन नंबर ए राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राज्य के आदेश में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश है। ऑप्शन नंबर सी अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा वर्ग षाड्गुण्य का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संधि विग्रह, ऑप्शन नंबर बी यान आसन, ऑप्शन नंबर सी दैदी भाव संधि, ऑप्शन नंबर डी षड्यंत्र पंचशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी षड्यंत्र पंचशील। यह है षाड्गुण्य का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55। मनु की षाड्गुण्य नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए शांति, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार, सी संश्रय, डी विग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो इसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 पढ़ेंगे दोबारा से। तो 1 जो है राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, ये बिल्कुल ठीक है। ये राजनीति को व्यवस्था से ही लगाता है, मतलब कि उसकी व्यवस्था का जो होता है, राजनीति की जो व्यवस्था है उसका ही अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। तो राइट, ये भी सैद्धांतिक और शोधपरक है, पर यह नैतिकतावादी नहीं है, ये गलत है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना पड़ेगा। हाँ, तो अगर राजनीति विज्ञान को अच्छा विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? लोक जीवन, ऑप्शन नंबर बी राज्य, ऑप्शन नंबर सी सरकार, ऑप्शन नंबर डी विधि निर्माण। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है लोक जीवन। लोगों का जीवन है, उसी का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची आ में दिया है दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो यहाँ पे देखिए जो समाजशास्त्र है वह है स्तर विन्यास, व्यापार, व्यापार तो अर्थशास्त्र का व्यापार से हो जाएगा, एंड राजनीति विज्ञान का शक्ति से हो जाएगा, दर्शन शास्त्र का मन से हो जाएगा और समाजशास्त्र का स्तर विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मैच कर लेंगे ए का 4 एंड बी का 3, ए का 4, बी का 3 एंड सी का 2 एंड डी का 1। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। प्लेटो के राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है क्योंकि प्लेटो जो है उन्हें राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है क्योंकि उसने नगर राज्यों के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित ना होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित था। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। तो आदर्शवादी हम उसी को बोलते हैं जो अच्छा हो, तो अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। तो यही रीज़न है कि उसकी जो सिद्धांत है उसको आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत को अच्छाई के सिद्धांत पर आधारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी मार्क्स, सी लॉक ने, डी ग्रीन ने। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो राज्य का वर्गीकरण था वो अरस्तु ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीति व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? गार्नर की, सीले की, रॉबर्ट डाल की या गैटल की? तो ये जो परिभाषा है ये रॉबर्ट डाल की है। इन्होंने कहा था कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि आदर्श राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक का शासन। ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति तथा परिवार का साम्यवाद। ऑप्शन नंबर सी, नर नारी के समान अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, पुरुष प्रधान परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुष प्रधान परिवार। यह प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, राज्य साधन है साध्य नहीं, ये सिद्धांत है, ये किसका सिद्धांत है? तो ये है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फासीवाद का या फिर वैज्ञानिक समाजवाद का। तो ये सिद्धांत जो है वह उदारवाद का है। उदारवादी जो है वो राज्य को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य अपने में एक साध्य है। राज्य साध्य का एक साधन है। राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य ना साधन है और ना साध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य साध्य का एक साधन है। राज्य जो है वो साध्य का एक साधन है, यानी कि व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गार्नर को। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन को। ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को या फिर प्लेटो को। तो राजनीति शास्त्र का पिता जो कहा जाता है वह ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी, श्रम कानून बनाना। ऑप्शन नंबर सी, दीवानी मामलों को निपटाना। ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम कानून बनाना। श्रम कानून बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्य है। राज्य के अनिवार्य कार्य में राज्य के 3 कार्य अनिवार्य आते हैं, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। तो यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था बनाने में सुरक्षा दी जा रही है, यहाँ पर न्याय किया जा रहा है। यहाँ पे सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय, यहाँ पे शांति व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो श्रम कानून है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये ऐच्छिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? समाज को, राष्ट्र को, राज्य को या फिर संसार को? तो सर्वाधिकारवाद में जो महत्व दिया जाता है वह दिया जाता है सबसे ज़्यादा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वादनम ने। बी, गिलक्राइस्ट ने। ऑप्शन नंबर सी, गेटल ने। ऑप्शन नंबर डी, गार्नर ने। तो ऐसा कहने वाले थे आशीर्वादनम। इन्होंने कहा है कि इन्होंने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये कथन किसका है? ए, लीकॉक का। बी, विलोबी का।
सी विल्सन का, डी मैकाइवर का। तो ऐसा कहने वाले हैं विल्सन। विल्सन ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए, यानी कि जो राज्य है उसे कौन से काम नहीं करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, कानून व्यवस्था का प्रबंध। ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसे राज्य को साहित्य और कला पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण रखने से जो साहित्य और कला है वो दबती चली जाएगी, तो इसको खुली छूट देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी, रूस। सी, राष्ट्रसंघ। डी, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ जो है वो राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। ए, राजस्थान। बी, नेपाल। सी, बांग्लादेश। डी, श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य नहीं है, क्योंकि इसके पास अपनी संप्रभुता नहीं है, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, ये कथन इंगित करता है कल्याणकारी राज्य को, प्रजातांत्रिक राज्य को, सर्वाधिकारवादी राज्य को या फिर वर्ग व्यवस्था को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकारवादी राज्य। सर्वाधिकारवादी मानते हैं कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं और राज्य ही सर्वोपरि है। देखिए यही क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा है और सेम यहाँ पर भी पूछा है, थोड़ा सा चेंज करके। तो ये विशेषता कहाँ दिखाई देती है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में या फिर सर्वाधिकारवाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिकारवाद में, जैसे कि ऊपर भी इसका यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसने कहा है। तो ये कहने वाले हैं डेविड ईस्टन, गार्नर, ग्रीन या फिर लॉस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन। ग्रीन ने ऐसा कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, यानी कि ये कहते हैं कि जो राज्य है वो शक्ति के बल पर नहीं बना है, यानी और बल्कि इच्छा के बल पर बना है राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। तो ये है जो कथन है, ये किसने कहा है। थॉमस एक्विनास ने, मिल ने, लॉक ने या फिर ग्रीन ने। तो ऐसा कहने वाले हैं ग्रीन। इन्होंने कहा है कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है या बाधित करना है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है यहाँ पे, इसका भी आंसर हो जाएगा ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। तो यूनानी नगर राज्य जो था उसका आधुनिक नाम क्या था। नगर, सरकार या फिर कस्बा और राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। मैक्स वीवर ने, लॉस्की ने, डेविड हेरोल्ड ने, लॉसवेल ने। तो ऐसा कहने वाले हैं लॉसवेल ने कहा है कि एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह राज्य को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80।
निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? तो राज्य और समाज में विभेद किसने नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए कांट ने, बी टी.एच. ग्रीन ने, सी हीगल ने या फिर डी जॉन लॉक ने। तो ऐसा करने वाले हैं हीगल। हीगल ने राज्य और समाज में विभेद नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए पैरेटो, ऑप्शन नंबर बी मैकाइवर, ऑप्शन नंबर सी ब्राइस, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स मीरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकाइवर। ये राज्य और समाज में भेद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? तो कार्ल डायच, गुन्नार मिडल, लेनिन या फिर रूसो। तो इनमें से कौन है जो सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुन्नार मिडल। ये सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी एम.के. गांधी, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। तो ऐसा कहने वाले हैं प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों की, जो व्यक्ति उसमें निवास करते हैं उनके चरित्र से उत्पन्न होता है और इसीलिए इन्हें आदर्शवादी राज्य का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल से संबंधित है, ये सही है। दूसरा, सुख एवं दुख का गणित बेंथम है, ये भी सही है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक केंद्रितावाद, ये एंजल से संबंधित है, नहीं ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? यानी कि यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी मिल, ऑप्शन नंबर सी बेंथम, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। तो यांत्रिक स्वरूप का समर्थक कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। ये राज्य के यांत्रिक स्वरूप के समर्थक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, तो ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर से, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टीन से, ऑप्शन नंबर सी हॉब से, ऑप्शन नंबर डी क्रैब से। तो ऐसा कहने वाले थे मैकाइवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। मैकाइवर ने कहा था कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए एम.पी. फॉलेट का, ऑप्शन नंबर बी हीगल का, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीगल। हीगल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहने वाले हैं एडमंड बर्ग, अरस्तु, मैकाइवर या फिर मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग ने कहा है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए बार्कर का, ऑप्शन नंबर बी ब्राइस का, ऑप्शन नंबर सी डुवर्जर का, ऑप्शन नंबर डी थॉमस हेयर का। ये कथन है बार्कर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विजातीय सिद्धांत। अभिजातीय सिद्धांत किसने दिया है? पैरोटे ने। ये तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अनुदारवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो ये बर्क ने। ये भी ठीक है। उदारवादी सिद्धांत किसने दिया है? प्लेटो ने। नहीं, उदारवादी सिद्धांत जो देने वाले हैं वो है लॉक। सामाजिक संविदा सिद्धांत ये दिया है रूसो ने। हाँ बिल्कुल ये ठीक है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने ही दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदारवादी सिद्धांत। यही गलत है और इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? तो ऑप्शन नंबर ए गार्नर ने, ऑप्शन नंबर बी सीले ने, ऑप्शन नंबर सी गैटेल ने, ऑप्शन नंबर डी गिलक्राइस्ट ने। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी गिलक्राइस्ट। इन्होंने बोला था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। अब देखिए ये जो नागरिक शास्त्र है इसके अध्ययन का मुख्य विषय नागरिक होते हैं। नागरिकता यानी यहाँ पे नागरिक होगा, नागरिकता नहीं होगा। नागरिक होते हैं, परंतु जब राजनीति शास्त्र होता है तो उसका मुख्य विषय होता है राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। राज्य के स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है? यानी कि जो राज्य का स्वरूप है वो मूलतः निगम के समान है, तो ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए लॉस्की ने, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर ने, ऑप्शन नंबर डी डुगवी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यानी कि जो सबसे उत्कृष्ट अराजकता है उससे अच्छा है कि हमारा सबसे निकृष्ट राज्य हो, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए हीगल ने, ऑप्शन नंबर बी रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी लॉक ने या फिर हॉब्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉब्स ने। हॉब्स ने ऐसा कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब यहाँ बताना है हमें कि सही है कौन सा युग्म। तो मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा जो सिद्ध है, जो कांट ने दिया है नो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके ने की है, नो, ये भी गलत है। राज्य समुदायों का समुदाय है, ग्रीन ने कहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, यस, ये लॉक ने दिया है। लॉक ने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, जिसमें से वे संपत्ति का अधिकार को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसी में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। आदर्शवाद है। आदर्शवाद क्या है? राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य का समर्थक। जो आदर्शवाद है वह राज्य का समर्थक है, यह है राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन मानता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें हमें टिक लगाने हैं। तो देखिए जैसे कि प्रत्ययवाद राज्य का तत्वमीमांसावादी सिद्धांत है, ये इससे टिक हो जाएगा, यानी कि इससे सुमिलित हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद ये मानता है कि राज्य शोषण का यंत्र है, बिल्कुल सही। अधिनायकवाद मानता है कि एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है, यस। एंड राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है,
यानी कि जो अराजकतावादी हैं वो ये मानते हैं कि राज्य अनावश्यक है, यानी आवश्यक भी नहीं है और अवांछनीय भी नहीं है, यानी कि अनावश्यक है और अवांछनीय है। तो इसका हो जाएगा 2143 यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है, यानी कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें से हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य, सरकार, विधियाँ, प्रथाएं और संस्कृति। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें प्रथाएं और विधियाँ पढ़ते हैं या संस्कृति पढ़ते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है संप्रभुता, सरकार, बाजार के बारे में भी नहीं पढ़ते हम। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, राज्य, सरकार, विधियाँ, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। यहाँ पे हम सभ्य समाज और विधियों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, सभ्य समाज के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी विधियों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो ऑप्शन नंबर डी यही आंसर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं, मूल्य जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में, निर्णय निर्माण के बारे में और राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना है। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है? ऑप्शन नंबर ए संप्रभुता कहलाता है, सत्ता कहलाता है, वैधता कहलाता है या फिर राज्य कहलाता है। तो राज्य कहलाता है। राज्य के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि स्थानीय कानूनों को बनाना तथा लागू करने की स्वतंत्रता, फिर अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना। तो ये सभी काम राज्य के अंतर होते हैं। नेक्स्ट है, फिर से वही आ गया, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे अवधारणाएं दी हैं और यहाँ पे कुछ विचारक दिए हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया है? दार्शनिक सिद्धांत देने वाले थे बोसांकी। नेक्स्ट है राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत किसने दिया है? तो सामान्य सिद्धांत देने वाले थे कैल्सन। एंड नेक्स्ट है दार्शनिक उग्रवाद जो देने वाले थे वो थे बेंथम जो थे वो उपयोगितावाद के जनक हैं। नेक्स्ट है नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवादी, ये किया है मैकियावेली ने। तो इसका हो जाएगा 4, 3 एंड 2, 1। इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, व्यवहारवादी उपागम से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था जो व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी है? कार्ल पॉपर, लॉर्ड ब्राइस, डेविड ईस्टन या फिर एमिल बोरेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मकता अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो मैन एंड हिज गवर्नमेंट में, द पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो की पुस्तक है। पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु की पुस्तक है। तो इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं। तो बौद्धिक जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो बॉर्डन को, मैकियावेली को, मैकाइवर को, चार्ल्स मैरियम को। तो हम व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक के रूप में हम चार्ल्स मैरियम को जानते हैं।
नेक्स्ट है शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की। तो उसकी जो स्थापना की थी वो हुई चार्ल्स मैरियम ने की थी। यही इसके बौद्धिक जनक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यानी कि व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? डेविड ईस्टन को, चार्ल्स मेरियम को, गैब्रियल आमंड को या फिर ग्राहम वालास को। तो व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है चार्ल्स मैरियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था उपागम, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन नंबर सी आगत उपागम, ऑप्शन नंबर डी निर्गत उपागम। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम का जो संबंध है मानव आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो जो निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश जैसे शब्द है इनका जो शब्द प्रयोग है वो किसकी व्याख्या में होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में, राजनीतिक दलों की व्याख्या में, दबाव समूहों की व्याख्या में या फिर राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। तो राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? तो व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में किसने योगदान दिया है यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए डेविड ईस्टन ने, ऑप्शन नंबर बी लिपसेट ने, ऑप्शन नंबर सी ग्राहम वालेस ने, ऑप्शन नंबर डी गैब्रियल आमंड ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेविड ईस्टन ने। इन्होंने व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? ऑप्शन नंबर ए हेरोल्ड लॉस्की ने, ऑप्शन नंबर बी लॉसवेल ने, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स वेल ने, ऑप्शन नंबर डी डेविड ईस्टन ने। तो ये जो उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या की गई थी वह की गई थी डेविड ईस्टन के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, निम्न उपागमों में से किसे एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। तो प्रासंगिकता एवं कार्यवाही जो थी वो उत्तर व्यवहारवाद की मांगे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों का प्रतिपादक कौन है? तो ये थे डेविड ईस्टन। ये व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के ही प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे अरस्तु, लॉस्की, गार्नर या फिर डेविड ईस्टन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड ईस्टन। इन्होंने कहा था कि जो राजनीति का संबंध है ये समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से किसने कहा है कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो ये सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सेम होगा जैसे कि डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रकृति की थी जिसने ऑप्शन नंबर ए राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, राजनीति विज्ञान को प्रकृति विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए स्वीकार किया या फिर व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, यानी कि जो मानव की प्रकृति है उसी पर राजनीति विज्ञान को आधारित किया। क्वेश्चन नंबर 115,
निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? यानी कि जो उनका चिंतन था, उन्होंने मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है। तो ऐसा काम किसने किया है? ये किया है B.F. स्किनर ने। ये जो किया गया था, ये B.F. स्किनर के द्वारा किया गया था। व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है। तो व्यवहारवाद जो है वो किससे प्रेरणा लेता है? फासीवाद से, प्रत्यक्षवाद से, उपयोगितावाद से या फिर आदर्शवाद से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षवाद से। जो व्यवहारवाद है ये प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, परिविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तनों पर बल। ऑप्शन नंबर सी, कर्मनिष्ठ विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। यह कोई लक्षण नहीं है उत्तर व्यवहारवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? यानी प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी है? तो डेविड स्टर्न ने, रॉबर्ट डाल ने, लॉसवेल ने, आर्थर बेंटले ने। तो ये जो संकल्पना दी गई थी, ये दी गई थी आर्थर बेंटले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसका जो क्षेत्र है वह कब निर्धारित किया गया था? 1948 में, 49 में, 50 में या फिर 51 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1948 हो जाएगा। 1948 में ही यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है? यानी जो तथ्य हैं वो तकनीक से पूर्व होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर बी, अस्तित्ववाद। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्षवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है वो ऐसा मानती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 121। मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, अराजकतावादियों की। ऑप्शन नंबर बी, बहुलवादियों की। ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादियों की। ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवादियों की। तो जो मूल्य तटस्थता है वो किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है व्यवहारवादियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? तो जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है ये किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आमंड और पॉवेल के नाम से। आमंड और पॉवेल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक क्वेश्चन और रह गया, बस इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे जो मॉर्गनथाउ है ये किस सिद्धांत से संबंधित है। जो मॉर्गनथाउ है ये जो संबंधित है ये यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित है। एंड जो बर्नार्ड कोहेन है ये है निर्णय निर्माण उपागम से संबंधित है। एंड मार्टिन कापलान है, कापलान ये प्लान बनाते हैं। तो ये व्यवस्था सिद्धांत से, प्लान मतलब व्यवस्था, यानी कापलान यानी व्यवस्था। क्या प्लान है? कापलान। तो व्यवस्था सिद्धांत से। और इमाइल बर्ड यानी पक्षी, पक्षी क्या करते हैं? खेलते हैं। तो ये खेल सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3 एंड 1, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। यहाँ पर भी एक मिलान दे दिया गया है। यहाँ पर कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं और कुछ विचारक। तो किस विचारक के क्या दृष्टिकोण है हमें इससे मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो शास्त्रीय उपागम है ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हेनरी फ्योल से।
हेनरी फ्यूल से शास्त्रीय उपागम संबंधित है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध उपागम। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम जो है ये फ्रेडरिक टेलर से संबंधित है। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट ये मानवीय संबंध उपागम। मानवीय संबंध उपागम जो है वो एल्टन म्यूज से संबंधित है। एंड व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 4 एंड 2। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे 124 क्वेश्चंस किए जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी या फिर देखिए टीजीटी एंड जीआईसी ग्रेड की किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। अगर आप पीजीटी, टीजीटी या फिर जीआईसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।